बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पंजाब टेस्ट की 9th क्लास के लिए मैथ्स की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एच। हमें इस एच की वैल्यू चाहिए या इस एच की वैल्यू मालूम करनी है। सच दैट पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल या ऐसी मुसल्लत जिसमें कि एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिस तरह के ये एक ट्राइंगल की फिगर मैंने बनाई है तो ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हमारे पास इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी, ये इसके वर्टिसेस हो या कोने हो, तो हमें इस एच की वैल्यू मालूम करनी है। और यहां पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है या इजाफी मालूमात दे दी गई है विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री का एंगल है वो इस वर्टेक्स ए पे, यानी कि वो वाला कोना जहां पे ये पॉइंट ए आ रहा है, इस कोने पे 90 डिग्री का जो एंगल है वो बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये जो एच है इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके पहले जो तीनों साइड है इनकी हमें लेंथ मालूम करना पड़ेगी। जब हमारे पास तीनों साइड की लेंथ आ जाएगी तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये जो h है इसकी वैल्यू मालूम कर सकेंगे। यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम हम पीछे पढ़ के आए थे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। इसका फार्मूला फिर आगे मैं दोबारा रिवाइज करवा लूंगा। पहले हम ये करते हैं कि ये जो तीनों साइड है इनकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखें ये वाली जो साइड है ए बी, ये वाली लेंथ मालूम करते हैं। तो उसका मतलब है हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान ये डिस्टेंस मालूम करने लगे, तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पॉइंट ए बी के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लिया। अब यहां पर हमें ये x1 x2 y1 और y2 ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो मैंने पीछे जब इस एक्सरसाइज का जो पहली वाली वीडियो आप रिकॉर्ड की है वहां पर मैंने हर क्वेश्चन में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखें यहां पर हमारे पास दो पॉइंट है ए बी जिनके दरमियान हम डिस्टेंस मालूम करने लगे हैं। तो यहाँ पर पहले वाला पॉइंट ए है और दूसरे वाला पॉइंट बी है। तो देखें ये हमारा पहला पॉइंट है, इसकी ये वैल्यूज है, और ये दूसरे वाला पॉइंट बी है, इसकी ये वैल्यूज है। तो हमेशा जो पहले वाला पॉइंट है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरतीब से आपने यहाँ पर ये x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 0 माइनस √3, ये माइनस √3 आ जाएगा, और यहां पर ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 1 ये आपस में इसको ऐड करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म का आप स्क्वायर ले लें। माइनस √3 का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, और √3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है, ये वाला सिंबल और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे ये 3 रह जाएगा, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 + 9 करेंगे तो हमारे पास √12 ये वाली वैल्यू आ गई है। ये जो साइड ए बी है यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है √12। ठीक है, अब हम ये जो साइड बी सी है ये वाली, इसकी लेंथ मालूम करते हैं, यानी कि अब पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट करेंगे। देखिए ये मैंने बी सी का डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लिया। अब यहां पर आपके पास पहले वाला पॉइंट बी है और दूसरे वाला पॉइंट सी है, तो अब जब आप ऊपर आएंगे देखें ये आपका पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो अब ये पॉइंट बी की पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल हो जाएगी, और पॉइंट सी की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से आप यहां पर ये x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, h - 0 करेंगे तो ये h रह जाएगा, और ये -2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब h का स्क्वायर लेंगे ये h2 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे तो +16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो साइड BC है इसकी लेंथ भी आ गई। अब पीछे हमारे पास ये वाली साइड रह जाती है AC। ठीक है, अब इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, यानी कि हमने ये पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए अब डिस्टेंस का फार्मूला पुट करेंगे। ये मैंने इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर दिया। अब आप x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब देखिए पहले वाला पॉइंट A है और दूसरे वाला पॉइंट C है, तो आप अगर ऊपर आएंगे तो ये आपका पॉइंट A जो है ये पहले वाला पॉइंट है और ये C जो है ये दूसरे वाला पॉइंट है। तो पॉइंट A की पहली वाली वैल्यू अब x1 के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल हो जाएगी, और पॉइंट C की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से आप ये नीचे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें ये h - √3 होल स्क्वायर ये टर्म हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हम पीछे मुख्तलिफ साइज में पढ़ के आए हैं
a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। देखें अगर हम इस h के इक्वल इस a को रखें और √3 को हम इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिख दिया h का स्क्वायर यानी कि ये हमारा a स्क्वायर के इक्वल हो गया। फिर मैंने ये √3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका जो ये अंडर रूट है, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास 3 रह जाएगा। तो ये मैंने इस √3 का जब स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारा b का स्क्वायर ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल हो गया। पीछे आपका -2ab ये वाला पार्ट रह गया, तो देखें मैंने लिख दिया -2 यानी कि ये फॉर्मूले वाला -2 हो गया और a की जगह मैंने h को पुट कर लिया और b की जगह मैंने √3 को पुट कर लिया, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर ये -2 + 1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 2 1 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये तो आ जाएगा h2 + 3 आ गया और ये 2h और √3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 √3h हो जाएगा। ठीक है, ये जो h है ये अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब ये +3 और +1 इनको ऐड करें तो ये +4 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो साइड AC थी इसकी लेंथ भी आ गई। इसका मतलब है ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल थी इसकी तीनों साइड की लेंथ हमने मालूम कर ली है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा। मैंने लिखा वी नो दैट फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये फार्मूला पीछे पढ़ के आए थे पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड होगी। अगर आप इस ट्रायंगल पे आ जाए, हमने जो इसके पीछे फिगर बनाई थी, यहां पर हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था कि जो पॉइंट ए है यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यानी कि ये जो साइड BC है ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो साइड BC के हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी देखें h2 √h2 + 16, तो ये वाली वैल्यू आप इस h की जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, देखें यहां पर मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर ली। पीछे अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए देखें ये जो AB साइड है ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये AC वाली जो साइड है ये बेस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि AB की वैल्यू आपके पास ये √12 हो जाएगी, इसको हम परपेंडिकुलर की जगह पुट कर लेंगे और AC की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, इसको हम बेस की जगह पुट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आप नीचे यहां पर पुट कर लें। परपेंडिकुलर की जगह मैंने √12 को पुट कर लिया और बेस की जगह मैंने ये वाली वैल्यू जो हमने मालूम की थी इसको पुट कर। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करें तो देखें ये तीनों टर्म में ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट आ रहा है, ये अंडर रूट और ये जो स्क्वायर की वैल्यूज इनकी आ रही है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, पीछे ये अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यूज है ये रह जाएंगी, तो ये मैंने यहां पर लिख दी। अब हमें इस h की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इसी तरह रखें इक्वेशन के और बाकी सारी वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये 12h2 और +4 ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो इन सब के हम साइन चेंज कर लेंगे, -12 -h2 -4 कर दें। ठीक है, अब देखें ये h2 प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये -12 और -14 ऐड होकर -16 हो जाएगा। -16 इस +16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर इक्वेशन की इस तरफ हमारे पास 0 रह जाएगा और यहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h को हम एक तरफ रखेंगे और इसके साथ ये जो -2/√3 ये वाली वैल्यू आ रही है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस 0 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 0 पे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड h। हमें h की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट a b एंड c आर कोलिनियर, कि अगर ये 3 पॉइंट a b c ये कोलिनियर पॉइंट हो। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, ऐसे पॉइंट जो कि एक ही सीध में आ रहे हो या एक ही लाइन में आ रहा हो। देखिए ये मैंने इनकी फिगर बनाई हुई है, ये 3 पॉइंट है जो कि एक ही सीध में आ रहे हैं या एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट हो और ये कोलिनियर पॉइंट हो तो हमें यहाँ पर ये जो h है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख लिए। अब देखें इस h की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर हमें ये फर्ज करना पड़ेगा कि ये जो 3 पॉइंट है इन तीनों पॉइंट में ये जो पॉइंट B है हम फर्ज करते हैं कि ये पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान में आ रहा है, यानी कि ये इनका मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने फिगर बनाई है, ये पॉइंट A है ये पॉइंट C है और ये B को मैंने इनके दरमियान में रख दिया, ये इनका मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट B के लिए हम जो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया लेट B इज द मिडिल पॉइंट ऑफ A एंड B। देन अब यहाँ पर इसके लिए पॉइंट B के लिए मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट B लिखा इज इक्वल टू ये मैंने जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये वाला पुट कर दिया। तो अब आप ये x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे, किसके लिए, ये पॉइंट A और C के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें पॉइंट A ये पहले वाला पॉइंट बनता है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल हो जाएगी।
और दूसरे वाला पॉइंट पॉइंट सी बनता है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से आप यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखें ये 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा और ये वाली जो टर्म है ये मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखें आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं और हमने चूंकि इस पॉइंट बी को इस मिडिल पॉइंट के इक्वल रखा है तो हम इसकी जो वैल्यूज हैं इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहली वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, 3 को अगर हम इस पहली वाली वैल्यू से कंपेयर करें यहाँ पर भी 3 है तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर नहीं लिखता। पीछे ये दूसरी वाली वैल्यू रह जाती है 2, इस 2 को हम कंपेयर करेंगे या इसको इक्वल रखेंगे, ये जो दूसरी वाली वैल्यू है h+3/2, तो मैंने 2 को इक्वल रख दिया इस वाली वैल्यू के, ये हमने कंपैरिजन कर ली। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो ये जो 2 है इसको इक्वेशन की दूसरा लेके जाएंगे तो इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करके ये 4 हो जाएगा। अब हमें इस h की वैल्यू चाहिए तो h को एक तरफ रखें और +3 को दूसरा लेके जाएंगे तो ये +3 से -3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास h की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट ए एंड बी आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर हमारे पास इस तरह एक सर्कल हो और हम यहां पर इसकी डायमीटर की एक लाइन लगाए, डायमीटर की लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो कि सर्कल के दोनों साइड की बाउंड्रीज को आपस में इस तरह मिलाए कि वो जो लाइन है वो इस सर्कल के सेंटर से गुजरे। ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है इसको डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर को उर्दू में हम कुतर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह एक डायमीटर की लाइन हो और इसके जो दोनों एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने ये जो डायमीटर है इनका सेंटर यानी कि जो मिड पॉइंट है, एक तो हमने ये मालूम करना है, दूसरा हमने ये जो सर्कल है इसकी रेडियस की लेंथ मालूम करनी है। अब रेडियस किसको कहेंगे कि अगर हम एक सर्कल के सेंटर से लाइन इस तरह लगाए कि सेंटर को इसके बाउंड्री के साथ मिलाए तो ये जो लाइन बनती है ये सर्कल का रेडियस कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट एम से लेके बी तक ये एक रेडियस हो गया, या इस तरह इस पॉइंट एम से लेके ए तक रेडियस हो गया। किसी भी डायरेक्शन में आप रेडियस की लाइन लगा सकते हैं, आप इस तरफ लगा लें, इस तरफ लगा लें, मतलब ऐसी लाइन हो जो कि इस सेंटर और सर्कल की बाउंड्री को आपस में मिलाए तो ये रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो हमें एक तो इन दोनों पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट मालूम करना है, दूसरा हमें रेडियस की लेंथ मालूम करनी है। तो देखें, अरे हम ये जो पॉइंट ए और बी है इनका मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि लेट एम इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ये जो दो पॉइंट ए बी हम फर्ज करते हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट है ये एम है, जो मिड पॉइंट है ये एम है, इसको मैंने एम की को लग दिया। तो मैंने एम मालूम करने के लिए अब इसका जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ये पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो हम जानते हैं कि जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो हमने इस तरतीब से यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेनी है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये -5 + 5 ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, और ये -2 और -4 ये -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया। अब ये 0 पे 2 डिवाइड होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और -6 पे 2 डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास m यानी कि ये जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू आ गई। हमने जो सेंटर पॉइंट था उसकी वैल्यू तो मालूम कर ली, तो मैंने लिख दिया सो द सेंटर पॉइंट इज, और उसके बाद ये मैंने जो वैल्यू मालूम की है ये हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हम इसका रेडियस मालूम करते हैं। तो रेडियस आपको मैंने बताया कि ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन लगाई जाती है ये रेडियस की वैल्यू होती है। तो देखें, अगर हम ये पॉइंट ए से लेके एम तक डिस्टेंस मालूम कर लें या पॉइंट एम से लेके बी तक डिस्टेंस मालूम कर लें तो उसका मतलब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये जो दो पॉइंट है ए और एम इनके जो डिस्टेंस है ये मालूम कर लेता हूं। तो उसके लिए हम जो पॉइंट ए और एम है इनका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर रेडियस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एम। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब आपको x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए आपके पास जो पहले वाला पॉइंट है a है और दूसरे वाला पॉइंट m है, तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल हो जाएगी, और इस दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल हो जाएगी। तो आपने इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये तो 0 है, ये तो हम ड्रॉप कर लेंगे, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, साथ में 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के इसको भी प्लस कर देगा, साथ में मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो -2 और 3 है इसको सॉल्व करें तो 3 में से 2 को माइनस करें, ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये 5 और 1 दोनों का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। अब 25 + 1 करेंगे तो आपके पास √26 ये आपके पास जो रेडियस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह ये हमने ये जो हमें सर्कल दिया गया था, इस सर्कल का पहले ये मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम कर ली या सेंटर पॉइंट की वैल्यू मालूम कर ली, ये हमारे पास ये वाली आई थी।
फिर हमने इसका जो रेडियस है इसकी लेंथ मालूम कर लिए, ये हमारे पास √26 आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था एग्जैक्ट उस तरह सॉल्व होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 की फोटोकॉपी है, ठीक है, सारे स्टेप इसमें वही अप्लाई होंगे। यहां पर भी देखें हमने फाइंड एच की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि अगर ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस या कोने हो। राइट एंगल ट्रायंगल का आपको मैंने बताया कि ऐसी ट्रायंगल या ऐसी मसलस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। देखिए ये मैंने फिगर बनाई हुई है, तो ये इसका 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हमारे पास इस तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी ये इसके वर्टिसेस हो या कोने हो, तो हमें इस एज की वैल्यू मालूम करनी है, सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 था। और यहां पर भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि विद द राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो इस वर्टेक्स ए पे या पॉइंट ए पे बन रहा है। तो हमने ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहां पर पॉइंट ए को रखना है, ठीक है। अगर बी या सी रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने पॉइंट ए रख दिया, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको मैंने बी कर दिया और ये वाला पॉइंट हमने सी कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर भी हमें ये करना पड़ेगा कि हम पहले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड की पहले लेंथ मालूम कर लेंगे। जब लेंथ हमारे पास तीनों साइड की आ जाएगी तो फिर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई करके ये जो एच है इसकी वैल्यू मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए, ये जो मैं राइट एंगल ट्रायंगल के दिए गए थे, ठीक है। अब हम ये जो तीनों साइड है इनकी लेंथ मालूम करते हैं। तो पहले ये जो साइड ए बी है इसकी लेंथ मालूम करूंगा, यानी कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने लगे। तो इन दोनों पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लूंगा। ये मैंने डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लिया। अब x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। तो हम पीछे हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता है जो पहले वाला पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होगी। तो इस तरतीब से आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये पहली वाली टर्म हमारे पास आ रही है 2 - h होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी अप्लाई किया था, और ये हम पीछे जो मुख्तलिफ एक्सरसाइज है वहां पर हम पढ़ के आए थे। a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर के, ठीक है। तो देखें अगर ये जो 2 है इसको हम इस a के इक्वल रखें और h को हम इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर ये हमारा a स्क्वायर के इक्वल हो गया, और उसके बाद मैंने h का स्क्वायर लिख दिया ये हमारा b स्क्वायर के इक्वल हो गया। पीछे ये -2ab ये वाला पार्ट लिखना है। तो देखिए ये मैंने लिखा -2, ये फार्मूले वाला -2 हो गया। a की जगह मैंने 2 को पुट कर लिया और b की जगह मैंने h को पुट कर लिया, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 7 में से 1 को माइनस करें तो ये 6 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर लें 4 आएगा, h का स्क्वायर लें h2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर 4 × h आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा। अब ये 4 और 36 को ऐड करें तो ये 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ए बी वाली साइड है इसकी लेंथ आ गई, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमने मालूम कर ली। अब इस साइड बी सी इसकी लेंथ मालूम करेंगे, यानी कि हम पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने लगे हैं। तो अब पॉइंट बी और सी का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये पुट कर लें। अब आपको x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। तो अब आपके पास पहले वाला पॉइंट बी है और दूसरे वाला पॉइंट सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर आ जाए, ये आपका पहले वाला पॉइंट बी हो गया और ये सी हो गया। तो इस बी की पहली वाली वैल्यू अब x1 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी, और सी की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, -6 - 2 को ऐड करें -8 हो जाएगा, -7 इसको ऐड करेंगे तो -14 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर लें, -8 का स्क्वायर लें तो +64 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर लेंगे तो +196 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये 260 आपके पास आ जाता है, यानी कि ये जो BC है इस साइड की हमारे पास लेंथ आ गई है √260, ठीक है। हमने इस साइड की लेंथ मालूम कर ली है। अब ये AC ये वाली साइड इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, यानी कि हमने पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये मैंने पॉइंट AC के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब आपके पास पहला वाला पॉइंट A है और दूसरे वाला पॉइंट C है। तो अब आप देखें ऊपर अगर आप आएंगे, ये आपका पॉइंट A है, इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और C की अब पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो हम इस तरतीब से नीचे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखें ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर पहली वाली टर्म आ रही है -6 - h होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम ये वाला अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर। देखिए आपने ये जो माइनस आ रहा है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि यहाँ पर हमने माइनस साइन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना जिस तरह के हमने पीछे यूज किया, क्योंकि यहाँ पर इस 6 के साथ भी माइनस का साइन आ रहा है। अगर हम ये 6 के साथ जो माइनस का साइन है इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है
कि यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये जो प्लस साइन वाला फॉर्मूला है ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखें, अगर आप ये जो -6 है इसको आप इस a के इक्वल रखें और -h को अगर आप b के इक्वल रखें तो आपके पास फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब आप ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए नीचे लिख सकते हैं। तो देखें, मैंने लिख दिया -6 का स्क्वायर यानी कि ये हमारा a स्क्वायर हो गया, फिर मैंने लिख दिया -h का स्क्वायर यानी कि ये हमारा b स्क्वायर हो गया, और पीछे ये +2ab रह जाता है तो मैंने लिखा +2, ये फॉर्मूले वाला +2 हो गया, और a की जगह -6 और b की जगह मैंने -h को पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये -7 और -1 ये हमारे पास -8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, -6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये -h का स्क्वायर लेंगे तो ये +h2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, -12 -h से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 12h आ जाएगा, ठीक है। और -8 का स्क्वायर लेंगे तो ये +64 हो जाएगा। अब ये 36 और 64 को ऐड करें तो आपके पास 100 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास जो साइड ए है इसकी लेंथ भी आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थी इसकी तीनों साइड की लेंथ हमने मालूम कर ली। तो अब इस एज की वैल्यू मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इसलिए हम यूज कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो पुट करता हूं। मैंने लिख दिया, वी नो दैट फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है वो कौन सी बनेगी? अगर आप यहाँ पर आ जाए इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो हमें ये बताया गया था कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो इसका मतलब है कि इस एंगल के सामने वाली ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड हो जाती है, ठीक है। तो ये BC जो है ये हमारी हाइपोटेन्यूज वाली साइड हो गई, और ये AB हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड हो गई, और AC हमारी बेस वाली साइड हो गई, ठीक है। तो हम ये वाली जो साइड है जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है वहां पर पुट कर लेंगे। देखें, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने साइड BC को पुट कर लिया, और परपेंडिकुलर की जगह मैंने साइड AB को पुट कर लिया, और बेस की जगह मैंने साइड AC को पुट कर लिया। अब आपने ऊपर ये जो वैल्यूज मालूम की है BC, AB और AC, ये वाली वैल्यूज आप ऊपर से देख के यहाँ पर पुट कर लें। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले देखें, ये जितनी भी यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के सिंबल आ रहे हैं तीनों टर्म में, ये स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर की वैल्यूज आ रही हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 ये जितने भी स्क्वायर है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यूज है स्क्वायर रूट के अंदर वाली ये रह जाएंगी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये H2 और H2 इसको ऐड करें तो 2H2 हो जाता है, और ये -4H प्लस 12H में से 4H को माइनस करें तो ये +8H आ जाएगा, और ये 40 और 100 को ऐड करें तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो 260 है इसको भी मैं इक्वेशन की इस तरफ लेके आता हूं, तो ये दूसरी तरफ जब आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, देखें ये 140 माइनस 260 में से 140 को माइनस करें तो 120 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 260 140 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये जो तीन टर्म आई हैं तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2H2 में से 2 कॉमन जाएगा तो H2 रह जाएगा। 8H में से 2 को कॉमन लेंगे तो 8 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा, साथ में H आ गया, और 120 में से 2 को कॉमन लेंगे यानी कि 120 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ देखें ये 0 है, इसका मतलब है 2 जाके 0 पे डिवाइड होगा तो हमें 0 ही मिलेगा। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम पीछे पूरा चैप्टर पढ़ के आए फैक्टराइजेशन का। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसकी जो मिडिल टर्म है, ये दरमियान वाली टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड हम किस तरीके से करेंगे कि देखिए, मैं जो 2 यहाँ पर टर्म लिखूंगा या 2 पार्ट इसके लिखूंगा वो इस तरतीब से होने चाहिए कि उनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -60 मिले, और उन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करें तो हमें ये 4 मिले, ठीक है, +4 मिले। देखें, -6 और 10 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -60 यानी कि ये वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है। और 10 में से 6 को माइनस करें तो हमें +4 यानी कि ये वाली वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने ये 4H को ब्रेक करके ये 2 टर्म में लिख लिया। इन दोनों टर्म को अगर आप वापस सॉल्व करेंगे तो आपको 4H ही मिलेगा, तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब आपके पास देखें ये 4 टर्म बन गई है, तो अब हम 2 टर्म की जोड़े या पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। पहले ये जो 2 टर्म है इनका जोड़ा बनाएं तो इनमें देखें वेरिएबल H जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो H को मैंने कॉमन रख लिया। H2 में से H कॉमन जाएगा तो H रह जाएगा, 6H में से H कॉमन जाएगा तो पीछे 6 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 टर्म इनका जोड़ा बनाए, इनमें कॉमन फैक्टर 10 है, क्योंकि 10 जो है ये जो 2 वैल्यूज है 10 और 60 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 10 को मैंने कॉमन ले लिया, 10H में से 10 कॉमन जाएगा, पीछे H रह जाएगा, और 60 में से 10 कॉमन लेंगे यानी कि 60 पे 10 को डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास 2 टर्म बन गई है और दोनों में H -6 कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, पीछे ये H +10 रह जाएगा, ये मैंने लिख दिया।
अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो दो इसकी टर्म आ रही है लेफ्ट साइड पे, h-6 इसको भी मैं 0 के इक्वल रख लेता हूं, और ये h+10 को भी मैं 0 के इक्वल रख लेता हूं। मैंने कंपैरिजन को यूज करते हुए ये दोनों पार्ट को 0 के इक्वल रख दिया। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो ये h को इधर रखें, -6 को दूसरे जगह लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। इसी तरह इस वाले h को इधर रखें, +10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास h की दो वैल्यू आ जाती है, एक 6 है, एक -10। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वाड्रिलेटरल हैज पॉइंट A, B, C and D as its vertices। कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर वाली फिगर हो, क्वाड्रिलेटर कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर जिसके के चार कोने हों, ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल है या पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है, ये जितनी भी फिगर्स है इनको क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर हो, यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये मैंने एक रेक्टेंगल की फिगर बना ली है, अगर हमारे पास इस तरह एक क्वाड्रिलेटर की फिगर हो और इसके जो कोने हैं ये पॉइंट A, B, C और D है, ठीक है, ये जो वर्टिसेस है इसके ये चारों पॉइंट है, ये हमें बता दिया गया है। हमने क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। तो हमें ये जो क्वाड्रिलेटर है इसके मिड पॉइंट की वैल्यूज मालूम करनी है, यानी कि इस फिगर की जो चारों साइड है इनके दरमियान वाला पॉइंट जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, शो दैट फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्यूटिवली इज अ पैरेललोग्राम। और जब हम ये मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे तो फिर इन मिड पॉइंट को हम इस तरह आपस में ज्वाइन करेंगे, लाइन लगा के इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक और नई फिगर बन जाएगी, ठीक है, ज्वाइन करने से। तो वो जो नई फिगर बनेगी हमने ये देखना है कि क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है, आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि ऐसी फिगर जिसके चार कोने हों और उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो बराबर होती है लेंथ में। तो अगर हम ये चारों मिड पॉइंट आपस में इस तरह जब ज्वाइन करेंगे हमारे पास जो फिगर बनेगी, अगर उस फिगर की ऑपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये अगर आपस में इक्वल होंगी तो हमारी जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम की फिगर होगी। हम ये कह सकेंगे कि ये जो मिड पॉइंट है ये एक पैरेललोग्राम की फिगर को बना है, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर साबित करनी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर पहले तो हमने ये जो चारों साइड है इनके लिए मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले मैं ये वाली जो साइड है ए बी, इसके लिए मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करूंगा। तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको मैं M1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है ये M1 के इक्वल है। तो अब ये M1 मालूम करने के लिए मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट करूंगा, ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास देखें एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो आपका पीछे क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप इस मिड पॉइंट में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 9 में से 7 माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 हो गया, और ये 3 + 7 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब ये 2 आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 10 पे 2 डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास M1 यानी कि ये वाला जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ये वाली साइड जो है BC इसका मिड पॉइंट मालूम करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट मैंने M2 के इक्वल रख दिया, ठीक है। इसका मतलब है अब हम पॉइंट B और पॉइंट C के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करने लगे। तो अब ये M2 के लिए आप यहाँ पर ये मिड पॉइंट का फार्मूला पुट करें और x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका पहला पॉइंट B है और दूसरा पॉइंट C है। तो देखिए आप ऊपर आए, ये आपका पॉइंट B पहले वाला हो गया और ये दूसरे वाला पॉइंट C हो गया। तो B की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और C की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, ये मैंने वैल्यूज पुट की। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे -7 -3 ये -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और ये +7 -7 ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। -10 पे 2 डिवाइड करें -5 आएगा, 0 पे 2 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो दूसरे वाला पॉइंट है M2 इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि इस वाले पॉइंट की। अब हम ये जो साइड CD है इसके लिए मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट मैंने M3 के को रख दिया। अब हम पॉइंट C और पॉइंट D के लिए जो है मिड पॉइंट का फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने M3 लिखा, ये मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला पुट किया। अब आपके पास पहले वाला पॉइंट क्या है C और दूसरे वाला पॉइंट क्या है D, यानी कि ये आपका C है, ये आपका D है। तो अब आपने इस तरतीब से वैल्यूज पुट करनी है कि C की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और D की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाएगा, ये -5 -7 -12 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 पे डिवाइड होकर ये 1 आ जाएगा, और -12 पे 2 डिवाइड होगा तो -6 आ जाएगा। ये हमारे पास M3 की वैल्यू भी आ गई, यानी कि ये वाला पॉइंट है मिड पॉइंट इसकी वैल्यू भी आ गई। अब ये वाली साइड है इसका जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू रह गई है। तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको मैं M4 के को रख लेता हूं। अब हम पॉइंट A और पॉइंट D के लिए जो मिड पॉइंट का फार्मूला वो पुट करेंगे, ठीक है। देखिए सेम स्टेप रिपीट होता जा रहा है, हम बस मिड पॉइंट का फार्मूला पुट कर रहे हैं, उसमें वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब ये M4 का यहाँ पर मैं मिड पॉइंट का फार्मूला पुट करूंगा, ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास पहला पॉइंट क्या है, A है, और दूसरा पॉइंट क्या है, D है, यानी कि ये पहला पॉइंट A हो गया, इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो गई, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो गई, और D की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो गई, और ये दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो गई। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। तो देखें ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की। अब इसको सॉल्व करें। 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और 5 में से 3 माइनस करें 2 आएगा, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 5 3 से बड़ा है, इसके माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये 14 पे 2 डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा, और ये 2 -2 पे डिवाइड होगा तो -1 आ जाएगा। तो ये हमने जो चारों साइड के मिड पॉइंट्स की वैल्यूज मालूम कर ली है, मैंने देखें यहाँ पर सारी लिख ली। ये हमारा पहले वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमसे ये कहा गया था कि आप जब ये मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे तो इनको इस तरह लाइन से अगर आपस में हम ज्वाइन करें, देखें ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो फिगर बनी है क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होती है इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है ये लेंथ में बराबर होती है। तो अगर ये M1, और इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए, ये देखें ये M1 और M2 ये वाली साइड की लेंथ अगर इक्वल हो M3 और M4 के, और इसी तरह ये वाली जो साइड है M1 और M4 इसकी लेंथ अगर इक्वल हो M2 और M3 के, तो हम कह सकेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये जो साइड है इनकी हम लेंथ मालूम कर लेते हैं। पहले ये M1 M2 ये वाली साइड इसकी लेंथ मालूम करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैं इन दोनों पॉइंट के लिए यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू चाहिए। तो अब पहले वाला पॉइंट आपका M1 है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे वाला पॉइंट M2 है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ये -5 -1 ये -6 हो जाएगा, और ये 0 -5 -5 हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर लें तो 36 + 25 आ जाएगा, इनको ऐड करें तो ये √61 आ जाता है। ये हमारे पास ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब ये वाली साइड है इसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। M2 और M3 का जो डिस्टेंस है ये मालूम करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के लिए मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करूंगा। अब यहाँ पर भी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसी तरीके से अब पहले वाला पॉइंट आपका M2 है और दूसरे वाला पॉइंट M3 है। तो आप जो पहले वाला पॉइंट M2 है इसकी पहली वाली वैल्यू अब x1 की इक्वल रखें और दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल रखें, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल रखें और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल रखें। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करके इनको जब सॉल्व करेंगे 1 + 5 6 हो जाएगा, और ये -6 -0 ये -6 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा। 36 और 36 को ऐड करें तो ये √72 आ जाता है, यानी कि ये वाली जो साइड है M2 M3 या ये फिगर में मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये वाली साइड इसकी लेंथ हमारे पास आ गई √72, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मालूम करते हैं, यानी कि हमें अब M3 और M4 ये जो दो पॉइंट है इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इन दोनों पॉइंट के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें, ठीक है। सेम स्टेप है जो रिपीट होता जा रहा है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मैंने इनका जो फार्मूला पुट कर लिया डिस्टेंस का। अब x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए पहले वाला पॉइंट M3 है और दूसरे वाला पॉइंट M4 है। तो अगर आप ऊपर आए, ये आपका M3 है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और ये M4 है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 7 - 1 करें 6 आएगा, -1 + 6 करें, 6 में से 1 को माइनस करें 5 आएगा, दोनों का स्क्वायर लें 36 + 25 होगा। अब 36 और 25 को ऐड करें तो √61 आ जाता है, यानी कि ये जो M3 M4 या यहाँ से फिगर में दिखाता हूँ, ये वाली जो साइड है इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई √61। अब ये लास्ट वाली साइड रह जाती है, यानी कि अब हमने पॉइंट M1 और M4 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इन दोनों के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें, ठीक है। ये मैंने M1 और M4 के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लिया। यहाँ पर अब x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू मालूम पुट करनी है हमने। तो सेम अब आपके पास पहला पॉइंट M1 हो गया और दूसरे वाला पॉइंट M4 हो गया। देखिए ऊपर मैं आता हूँ, ये हमारा M1 हो गया, ये M4 हो गया। तो M1 की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और M4 की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, 7 - 1 ये 6 आ जाएगा, -1 -5 -6 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर लें तो 36 + 36 आएगा। इसको ऐड करें तो √72 आ जाएगा, यानी कि जो M1 M4 वाली साइड है, ये फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली साइड इसकी लेंथ हमारे पास √72 आ गई। तो देखें जब हमने इन चारों साइड की लेंथ मालूम की तो हमारे पास ये वाली जो साइड है M2 M3 और ये वाली साइड M1 M4, इन दोनों की हमारे पास देखें लेंथ ये √72, ये M2 M3 की लेंथ हमारे पास आई। इसी तरह ये M1 M4 की लेंथ हमारे पास सेम आ गई है √72, ठीक है। और ये वाली जो दो साइड थी, इन दोनों साइड की हमारे पास लेंथ देखें, यहाँ पर ये √61 इस साइड की लेंथ आ गई, और ये देखें ये जो है जो दूसरी वाली इसकी अपोजिट साइड है इसकी लेंथ हमारे पास √61 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो दोनों साइड है अपोजिट साइड ये लेंथ में इक्वल है, और ये वाली जो दोनों साइड है ये लेंथ में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने ये मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब आंसर लिख लेंगे
एज ऑपोजिट साइड, जो ऑपोजिट साइड अभी मैंने आपको दिखाई, ये चूंकि लेंथ में इक्वल है तो हम कह सकते हैं सो M1, M2, M3 एंड M4 फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये जो मिड पॉइंट हमने मालूम किए थे, इनको जब हमने ज्वाइन किया तो इनसे हमें एक पैरेललोग्राम की फिगर मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।